सोचो एक बार, दिल्ली से बम्बई जाते हो ट्रेन से अपने दोस्त से मिलने, और उस ट्रेन की टिकट कैसे करते हो? अपने यूपीआई से पेमेंट करके। उस ट्रेन में कौन सी बर्थ पर बैठे हो, किन लोगों के साथ जा रहे हो, कहाँ उतरे, कितने बजे, ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई सिस्टम ले रहा है। मुंबई में जाके बांद्रा के होटल में रुकते हो, पर इस बार पेमेंट कैश से करते हो, पर फिर भी होटल में रुकने के लिए अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो आधार कार्ड दिखाते हो। होटल में पहुंचने के बाद दोस्त को कॉल करते हो कि भाई मैं आ गया, तू आजा जल्दी से मिलने। फिर नीचे जाकर एटीएम से कुछ कैश निकालते हो। सोचो, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा होकर एक सिस्टम में जा रही है। आपने कितनी देर बात करी, किससे बात करी फ़ोन पे, कौन सी ट्रेन से गए, कहाँ पेमेंट हुई, कौन से होटल में रुके, कब गए, क्यों गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा हो रही है एक सिस्टम में। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई देख रहा है, बल्कि हर किसी को हर वक्त एक सिस्टम देख रहा है। सवाल ये उठता है कि एक डेमोक्रेसी में ऐसा सिस्टम बनाने के लिए क्या कभी लोगों से परमिशन ली गई थी? नेट ग्रिड का ये सिस्टम जो बना था, उसकी असली जड़ शुरू हुई थी 26/11। बम्बई के अटैक याद है आप लोगों को? 26 नवंबर 2008। उस वक्त जब तहकीकात हुई इंसिडेंट के बाद, तब ये पाया गया कि बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पता थी कि कोई ना कोई ऐसा अटैक होने वाला है, पर उसका एक कोलैबोरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो इन सबको जोड़ते हुए सरकार या सरकारी एजेंसीज को बता रही है कि कौन सा अटैक कब और कहाँ होता है। वहाँ से शुरुआत होती है इस प्रयोग की, जिसका नाम था नेट ग्रिड या नेशनल ग्रिड। ये आप सब के सिटीजन्स के मल्टीपल चीज़ों को, अकाउंट्स को स्टोर करता है एज डेटा, एज मेटा डेटा, और उनको एनालाइज करता है। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ के बताता हूँ किन किन चीज़ों को ये स्टोर करता है। आपके इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, एंट्री या एग्जिट किसी भी चेक पॉइंट पे, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस, पैन कार्ड लिंकिंग। अब सोचिए, पैन कार्ड लिंकिंग का क्या खेल है? आप 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में भी करते हो तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। इमेजिन, ये सिस्टम को ये तक पता है कि आपके कौन से अस्पताल में कौन सा इलाज हो रहा है। आपको एक नॉर्मल सा कोई हड्डियों का इलाज कराना है, 2-3 फ्रैक्चर हो गए हैं, 3 लाख रुपए अगर हॉस्पिटल ने मांगे और आप कैश ही देते हो, तो भी आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो ये सिस्टम को वो भी पता है कि कौन से अस्पताल में किस इंसान ने किसका इलाज करवाया। इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स, इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स और सिम इंफॉर्मेशन। अब मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी लोकेशन किस मोबाइल टावर से कनेक्टेड है वो सरकार को पता चलती रहती है। बाय द वे, टेलीकॉम कंपनीज को ये कंपलसरी है कि वो ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में रेगुलरली गवर्नमेंट को देते रहें। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, रेलवे के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे आप कहाँ से कहाँ गए, किसके साथ गए, आपने बुकिंग कराई थी तो उसमें 2-3 लोग और भी थे, वो कौन थे, उस कंपार्टमेंट में, उस ट्रेन में और कौन कौन ट्रैवल कर रहा था, ये सब भी। एयरलाइन रिकॉर्ड्स, आपको याद होगा कुछ साल पहले डिजी यात्रा की एक कंट्रोवर्सी आई थी कि आपका फेशियल रिकॉग्निशन एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। तो आप कौन सी हवाई जहाज़ से कब कहाँ जाते हो, कितने रेगुलरली जाते हो। व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस, सीसीटीवी लगे होते हैं रोड पे, आपकी नंबर प्लेट पढ़ते हैं, आपके नाम पे जो जो व्हीकल रजिस्टर्ड है वो कब कहाँ क्यों जा रहा है सब पता है सरकार को। फास्टैग लगवाते हो आप, टोल नाका पार करते हो, कौन सा टोल कब पार किया है सरकार को सब पता है। पासपोर्ट डेटा, होटल गेस्ट रजिस्ट्रेशन, यस, होटल्स को ये मैंडेटरी होता है कि जो जो गेस्ट उनके यहाँ आ रहे हैं उनके आईडी प्रूफ सरकारी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते रहें। वीज़ा इंफॉर्मेशन, एंड मोस्ट नोटोरियस रिसेंटली NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये सब डेटा पॉइंट्स तो इनिशियली बनाए गए थे, उसके बाद और भी चीज़ें ऐड करी गई। आपके प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कहाँ पे आपने प्रॉपर्टी ली है, किसको रेंट पे दी है। सोशल मीडिया फीड का एनालिसिस, किस तरीके का कंटेंट आप देखते हो, क्या वो प्रो गवर्नमेंट कंटेंट है, एंटी गवर्नमेंट कंटेंट है।
फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ CCTV इवन ऑन द रोड्स व्हेन यू आर जस्ट वॉकिंग, ठीक है। और ये भी कि दिन का कितना GB इंटरनेट आप यूज़ करते हो, इवन दैट इज़ नोटेड इन द मेटा डेटा ऑफ NATGRID। इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ 11 एजेंसीज शेयर कर सकती थी। नाम पढ़ के सुनाता हूँ, जब NATGRID बना था तो ये 11 अप्रूव हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नाम से जानते होगे, RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हो, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB नाम सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। सो पहले क्या होता था कि आपके ऊपर अगर शक है और नज़र रखनी है किसी को, तो इनमें से इन्हीं एजेंसीज में से किसी अफसर को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए जो डेटा चाहिए होता था वो अपने ही फेलो एजेंसीज से लेना पड़ता था। ऑफकोर्स उसके लिए एक प्रोसीजर होता था ब्यूरोक्रेटिक। तो अगर कोई ऑफिसर एक मैल इंटेंशन के साथ आपके खिलाफ डेटा इकट्ठा करता है तो उसके कॉलीग्स को ज़रूर पता चलता रहता है कि हाँ, ये आदमी ने इस पर्टिकुलर आदमी के लेकर बहुत सारा डेटा मांगता रहता है रेगुलरली। अभी उसका सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। एक इंसान, एक ऑफिसर अपने लैपटॉप पे बैठकर आपके ऊपर पूरा डेटा ले सकता है और उसके ही डिपार्टमेंट में भी किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने आपके ऊपर डेटा लिया है। NATGRID को समझाने से पहले मैं बता दूं कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली ये एक स्पाइडर वेब प्लॉट होता है। आपका सेल्फ पोर्ट्रेट एक तरीके से प्लॉट हो गया है डिजिटली ऑफ व्हाट यू बिलीव इन, हु यू वोट, हाउ यू थिंक, वेयर यू गो, हु यू टॉक टू एंड एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। इट्स मैप्ड लाइक ऑन अ पिन बोर्ड। आप इन्वेस्टिगेटिव फिल्मों में देखते होगे ना, थ्रेड्स लगा के मार्क करते हैं। इट्स मैप्ड लाइक दैट। Anything you do is on that digital board, and any officer who has authorized access can access your whole life। कहते हैं ना जैसे जन्म कुंडली, पूरी आपकी जन्म कुंडली समझ लो अफसरों के हाथ में है, उनको सब पता है आपके बारे में। मैंने ये वीडियो बनाते वक्त 1 महीने से भी ऊपर रिसर्च करी है एंड आई मेक श्योर कि जितने भी वेरीफाइड डेटा होगा वो ही आपके सामने रखूँ। जब मैं जितना उसके बारे में पढ़ता रहता था उतना मुझे समझ आता रहता था कि बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं इस टॉपिक के बारे में, NATGRID नेशनल ग्रिड के बारे में, जो सर्वेलेंस गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स के ऊपर कर रही है। पर जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना मुझे पता चल रहा है कि मुझे उतना ही कम पता है हाउ डीप दिस वेब ऑफ स्पाइंग इज़। ये इसका आइडिया है भी नहीं। आज मुझे 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है इसके ऊपर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे रिसर्च करते हुए 1-1.5 महीना हो गया है। टुडे आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट आई ओनली नो 10% ऑफ द NATGRID's capabilities despite reading everything on the internet that is available on NATGRID। only 10%। that is how secret this project is। 2011 में जब गवर्नमेंट ने फाइनलाइज करा NATGRID को, तब उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे प्रो NATGRID, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि ये सिस्टम आना चाहिए। पढ़ के सुनाता हूँ। पहले मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में डेटाबेस का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, तो NATGRID वो प्रॉब्लम सॉल्व करता उनके हिसाब से। टेरर फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए पैसा आता है वो कहाँ से आता है, हवाला नेटवर्क्स क्या होते हैं, तो उसको भी ट्रैक करना था, ये उनका लॉजिक था। ऑर्गेनाइज क्राइम की मैपिंग, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी, एंड उन्होंने बोला था कि फ्रैगमेंटेड इंटेलिजेंस मीन्स प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ही एक क्वेश्चन पूछो, अगर आपके पास इतनी पावर हो जाए कि आप किसी भी इंडियन सिटीजन के ऊपर पूरा डेटा निकाल सको कि उसकी जन्म कुंडली क्या है, उसने इतने सालों से अभी तक वो क्या कर रहा है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कितना कमाता है, कहाँ खर्च करता है, क्यों खर्च करता है, कब खर्च करता है, किससे बात करता है, सब कुछ आपको पता हो,
तो क्या आप वो डेटा बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करोगे? क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि हो सकता है आप भी उस डेटा को मिसयूज़ करो? तो ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस ये लोग भी तो ह्यूमंस ही है ना, आपके मेरे जैसे। क्या ये लोग इस डेटा को मिसयूज़ नहीं करते होंगे? जिस तरह ये स्ट्रक्चर बना हुआ है NATGRID का, इंटेलिजेंस गैदरिंग का, उसको लेके कुछ बहुत सीरियस सवाल उठते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई भी ऑफिसर 119 करोड़ इंडियन सिटीजन्स में से किसी का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, उसकी पूरी लाइफ की मैपिंग कर सकता है, तो क्या ये अपने आप में डरावना नहीं है? अरे इतना ही सोच लो कि ऐसा ही कोई ऑफिसर अगर फॉरेन इंटेलिजेंस, चाइनीज़ इंटेलिजेंस हो गई, इजरायली इंटेलिजेंस, CIA, US इंटेलिजेंस, MI6, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, इनमें से किसी से भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इमेजिन करो आपने किसी और देश को अपने किसी पर्टिकुलर सिटीजन का सारा डेटा उठा के दे दिया। जो डेटा बहुत प्राइवेट होना चाहिए था वो आपने किसी भी फॉरेन इंटेलिजेंस को उठा के दे दिया। अगर कोई भी ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि उस ऑफिसर के पास पूरी अथॉरिटी है टू चेक एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। और क्वेश्चंस भी रेज होते हैं कि ठीक है, आप सर्वेलेंस कर रहे हो ये सोच के कि हम क्राइम प्रिवेंशन करेंगे, बट इसके मिसयूज़ के लिए कोई जुडिशियल ओवरसाइट भी तो होना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपके ऊपर एक्शन भी तो लिया जाना चाहिए एज एन ऑफिसर। ठीक है, और ये डेटा जो आपने रिट्रीव करा है किसी भी सिटीज़न के ऊपर, ये कब तक लॉग्स में, डिजिटल लॉग्स में लिखा रहेगा कि इस ऑफिसर ने इस सिटीज़न के ऊपर डेटा फेच किया था? कब तक? बेसिकली यू कैन जस्ट वैनिश, यू कैन टेक somebody's information and nobody is going to know about it. 3 more questions इसके ऊपर उठते हैं कि पहला तो कि अगर मैं एज एन इंडियन सिटीजन, मेरे ऊपर लीगल सर्वेलेंस हो रही है अगर, तो क्या मेरे पास कोई लीगल ऑप्शंस हैं टू फाइंड आउट कि क्या सर्वेलेंस हो रही है, उसका रीज़न क्या है, एम आई सस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग और नॉट? दूसरा, जो भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी, बट जो करंट डिस्पेंसेशन है उसको कोई भी पॉलिटिकली अपोज करता है मीडिया या सोशल मीडिया पे, उसका इतना इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगा कि वो इजीली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो सर्वेलेंस सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी ही कितनी वैलिडिटी है। आज आप कुछ अच्छा सोच के इसको बना भी दो, हु डू यू ट्रस्ट इट विद कि कल कोई इसको मिसयूज़ नहीं करेगा? आई मीन वी हैव सीन चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स। 2011 में ये NATGRID फाइनली आया, एंड उसके बाद उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी सेंटर में BJP गवर्नमेंट है, फ्यूचर में कोई और होगी। हाउ डू वी नो कि सारी गवर्नमेंट इसको बहुत ही पॉजिटिवली एंड जुडिशियसली यूज़ करेंगी? वी डोंट नो। मेटा डेटा और डेटा में फ़र्क होता है। डेटा वो होता है कि आप क्या कर रहे हो, मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, बेसिकली आपने अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करी तो क्या बात करी वो भले ही डेटा होगा, पर मेटा डेटा ये होता है कब बात करी, कितनी देर बात करी, आपकी लोकेशन क्या थी, आपके दोस्त की सेलफोन लोकेशन क्या थी, डिपेंडिंग ऑन द सेलफोन टावर्स। आप मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, सेलफोन टावर स्विच हो रहे थे या नहीं। बेसिकली मेटा डेटा विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। जनरल काउंसिल NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ USA, स्टुअर्ट बेकर का ये कहना था। CIA के लिए काम करते थे वो, और CIA बहुत यूज़ करती थी मेटा डेटा। उनका मानना था कि मेटा डेटा एब्सोल्युटली टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट समबडीज लाइफ, एंड बाय एवरीथिंग वी मीन एवरीथिंग। मेटा डेटा सरकार को ये भी बता देता है कि आपका डॉक्टर कौन है, क्योंकि उस डॉक्टर से आप रेगुलरली फ़ोन पे बात करते हो। वो ये भी बता देगा कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, बिकॉज आप रेगुलरली अपने लॉयर्स को कॉल कर रहे हो, इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू हिट यू, दे वुड नो कि इस टाइम आप सबसे इमोशनली अपने डाउन पे हो, एंड दिस द बेस्ट टाइम टू हिट यू। ठीक है, मेटा डेटा कैन टेल अबाउट योर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, योर रिलीजियस एफिलिएशंस, इफ़ यू आर इन अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और नॉट, और हु आर यू रोमांटिकली इन्वॉल्व विद। ये सारा कुछ मेटा डेटा आपके बारे में बता सकता है।
और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब यू कंबाइन दिस डेटा एंड मल्टीप्लाई इट विद वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। आप किसी की प्रिडिक्टिव प्रोफाइलिंग कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर आया था गांडीव नाम से, GANDIV, गांडीव, AI सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूजिंग गांडीव AI सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटिंग इट विद देयर नेट ग्रिड, which is helping the government write a predictive profile of every citizen। आप आज क्या कर रहे हो उससे मैटर इतना नहीं करेगा, आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो ये AI प्रिडिक्ट कर लेगा। प्रिडिक्शन मॉडल्स की, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं बाय द वे, प्रिडिक्शन मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, मशीन लर्निंग एंड AI सब में एग्जिस्ट करते हैं प्रिडिक्टिव मॉडल्स। तो ये गांडीव सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट कर लेगा कि आप क्या करोगे। ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि डू यू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर द गवर्नमेंट विल नो इट बिफोर हैंड, द गवर्नमेंट विल नो इट बिफोर यू नो इट। और ये तो इसलिए भी नहीं हो रहा कि देयर इज सम गवर्नमेंट ऑफिसर सिटिंग ऑन हिज और हर लैपटॉप एंड राइटिंग योर नेम ऑन इट एंड हाँ इससे पता लगाएंगे कि इसका क्या प्रिडिक्टिव बिहेवियर है। ये तो हर वक्त डेटा कलेक्ट हो के नेटग्रिड सॉफ्टवेयर में जाता है, जो गांडीव नाम का AI एक्सेस करता है और कॉन्टिन्यूसली हर सिटीजन का प्रिडिक्टिव मॉडलिंग होती है बिहेवियर की। जो एकेडमिक स्कॉलर्स सर्वेलेंस सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, दे हैव फाउंड अ नेम, दे हैव फाउंड अ टर्म फॉर दिस थिंग, इट्स नोन एज फंक्शन क्रीप। सो दिस टॉक्स अबाउट कि सर्वेलेंस सिस्टम्स इवॉल्व कैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सर्वेलेंस सिस्टम पहले दिन ही एग्जिस्टेंस में आया और ये सारा काम करना शुरू कर दिया। ये इंक्रीमेंटल चेंज के थ्रू होता है, धीरे धीरे लीगली स्पीकिंग, ये लीगली हो रहा है बाय द वे, ठीक है। धीरे धीरे लीगली वो एक से बढ़कर एक परमिशंस लेता है, ये डेटा भी एक्सेस कर सकूँ मैं, ये डेटा भी एक्सेस करूँ। और सर्वेलेंस सिस्टम्स की ये फितरत है, ऑफ कोर्स रिसर्च हैज़ प्रूवन दिस। सर्वेलेंस सिस्टम की ये फितरत है कि वो एक के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में डेटा लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसमें हम USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही कहानी सुन लेते हैं। USA पेट्रियट एक्ट पास हुआ था एंड इट वाज पास 45 डेज आफ्टर September 11th अटैक, ठीक है, 9/11 अटैक्स के। और सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स थे उसके भी। कहने को शुरू इसलिए हुआ था कि हम टेरर नेटवर्क्स को या टेरर फिनेंसिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे। And it was observed that after a few years they were spying on their own citizens using this software, using this infrastructure। इसके ऊपर एडवर्ड स्नोडन करके एक विसल ब्लोअर था, उसने भी डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया था, बताऊंगा उसकी कहानी भी वीडियो में आगे बताता हूँ। अगर USA जैसी कंट्री में जो सिस्टम टेररिज्म को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है वो ही अपने सर्वेलेंस के लिए यूज़ हो रहा है अपने सिटीजन्स पे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी इंडिया में नहीं है? यार आप खुद ही सोचो, अगर आपके हाथ में कोई AK-47 दे दे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, थोड़ी देर सामने रखी रहेगी, उसके बाद एक बार तो मन होगा चल यार एक बार हवा में फायरिंग करके देखते हैं, एक बार तो होगा ना मन। दैट्स द पॉइंट। इफ यू हैव समथिंग सो पावरफुल विद यू, हु इज गोइंग टू स्टॉप यू? हु इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम मिसयूजिंग इट? There's this concept called the chilling effect in constitutional law, and it tells you about how behavior of people changes जब उनको पता होता है कि they are being watched, they are being monitored। It is not exactly कि you are being watched इसलिए आपका behavior change होता है। अगर आपको पता है कि you are being watched तो उसके हिसाब से आपका behavior कैसे change हो सकता है? आप कुछ certain events attend नहीं करोगे, कुछ सर्टेन लोगों से बात नहीं करोगे, सर्टेन तरीके की किताबें नहीं पढ़ोगे, दैट्स ट्रू, ठीक है, और खुद को सेल्फ सेंसर करते रहोगे। अब मेरा खुद का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आई हैव बीन द काइंड ऑफ अ गाय जिसने 2018 के आसपास से अप्रॉक्सीमेटली मैंने जेब में वॉलेट रखना बंद कर दिया था, बिल्कुल, मतलब बहुत ही एंटी कैश काइंड ऑफ अ गाय। आई डोंट यूज़ कैश एंड आई ऑलवेज यूज़ UPI बिकॉज इट वॉज सो मच मोर कन्वीनियंट।
मैं 1.5 महीने से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके 1-2 दिन बाद से ही, हाँ 2-3 दिन बाद से ही आई रियलाइज हाउ डेंजरस दिस इज, हाउ मच आई एम बीइंग मॉनिटर्ड, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग कैश. एंड दिस इज वन ऑफ द वेज टू मेक श्योर कि आपके ऊपर सर्वेलेंस तो हो रही है बट कम हो. हाउ? आपकी सैलरी आती है अकाउंट में और आपको पता है मेरा महीने का इतना खर्चा होता है, तो उतना आप कैश निकाल लो एटीएम जाके और कैश स्पेंडिंग करो. यूपीआई बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इज डिजिटली लिंक्ड एंड ये सब नेट ग्रिड में फीड हो रहा है. द गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग. अरे आप किस दुकान पर जाके 18 रुपये पे कर रहे हो वो भी गवर्नमेंट को पता है. इमेजिन. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट यूजिंग कैश. मी बीइंग द काइंड ऑफ गाय जो 2018 से लेकर 2026 तक उसने 8 साल सिर्फ यूपीआई यूज़ किया है. मेरे वॉलेट में 2 रुपये 4 रुपये पड़े होते थे, सिर्फ इतना. मतलब मैं कैश यूज़ ही नहीं करता था. आई हैव कम्प्लीटली स्विच टू कैश. सिर्फ मंथ का रेंट देना या इंटरनेट बिल्स, मोबाइल बिल्स और सब्सक्रिप्शंस, इन सब का पैसा देने के लिए आई हैव यूपीआई, बिकॉज उसमें आप कैश कर ही नहीं सकते. अदरवाइज जो मेरी सैलरी आती है मैं उसमें से कैश विड्रॉ कर रहा हूँ अब. सो दिस इज द इम्पैक्ट कि जब पता चलता है कि मेरे ऊपर या किसी के ऊपर सर्विलेंस हो रही है कॉन्टिन्यूसली, चाहे कोई टारगेट नहीं भी कर रहा, तो भी आप किस तरह अपना खुद का बिहेवियर चेंज कर लेते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इमेजिन यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस. आप डेस्क पे बैठे हो, आप नॉर्मली अपना काम कर रहे हो. अब आप जनरली अपने ऑफिस में कोई गलत काम तो आप कर नहीं रहे, ठीक है, पर यू आर स्टिल काम, यू आर स्टिल रिलैक्स्ड. आप पूरे दिन काम करते हो अपना. इमेजिन एक दिन अचानक से आपके सर के ऊपर यहाँ सीसीटीवी लगा दिया जाए और आपको पता है कि आपका बॉस पूरे दिन सीसीटीवी देखता रहता है. आप खुद सोचो, इमेजिन द चेंजेस इन योर बिहेवियर, इन योर बॉडी लैंग्वेज which will happen throughout those 9-10 hours you're going to spend in the office. आप पहले भी कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, आप अभी भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, बट द फैक्ट कि आपको पता है कि एक सीसीटीवी बिल्कुल मेरे सर के ऊपर लगा है जो एक एक इन्फॉर्मेशन मेरा बॉस हर वक्त देखता रहता है. इमेजिन द बिहेवियरल चेंजेस योर बॉडी एंड योर माइंड गो थ्रू, कि आप पूरी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर देते हो व्हेन यू आर लिविंग इन अ सर्वेलेंस स्टेट. डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट ही नहीं होती, डेमोक्रेटिक बिहेवियर भी एक चीज़ होती है. अगर यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर अ सर्वेलेंस स्टेट, आपको पता है कि मुझे हर वक्त कोई देख रहा है, जैसे आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करी ना उस ऑफिस टेबल पर बैठ के, इट किल्स योर डेमोक्रेटिक बिहेवियर, इट किल्स योर वे ऑफ थिंकिंग, इट ऑल्टर्स यू and eventually it will alter us as a species, evolutionary speaking. क्योंकि हम नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उनके नेक्स्ट जनरेशन सब डिजिटली सर्वेलेंस के अंडर आएंगे. दे विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे, दे विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. इमेजिन देयर इज अ जर्नलिस्ट जो किसी लैंड माफिया के अगेंस्ट कुछ रिपोर्ट लिख रही है, ठीक है, एंड ऑफकोर्स लैंड माफियाज, बिग लैंड माफियाज आर पॉलिटिकली कनेक्टेड. तो शी वुड थिंक, शी वुड नो कि यार मेरा सर्वेलेंस हो रहा है, तो either she would go to an extreme length to make sure that she is off grid, she is not digitally मतलब present anywhere. सब कुछ ऑफलाइन ऐसे काम हो रहे हैं इतने कागज़ पत्थर लेकर कि भाई कम से कम लोगों को पता चले हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या किस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं. वरना आपको लगता है कि जर्नलिज्म का कोई फ्यूचर रहेगा? या रिमेंबर ना 2011-12 का टाइम, इवेंचुअली 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरी. Why did it happen? Because the citizens were again and again told कि हाँ ये स्कैम हुआ है, ये स्कैम हुआ है, ये स्कैम हुआ है. आपको लगता है फ्यूचर में कोई भी स्कैम निकल कर आएगा? अगर जर्नलिस्ट्स या हम जैसे छोटे क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर्स भी, इफ एवरीबडी इज ऑलवेज अंडर सर्वेलेंस. अब मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर तुमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो व्हाट इज़ देयर टू हाइड, अगर सर्विलेंस हो भी रही है तो होने दो. यार इस आर्ग्यूमेंट को ना लीगल स्कॉलर डैनियल सोलोवे ने सालों लगा के डिसमेंटल किया है. उनका कोर पॉइंट था कि अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रॉन्ग डूइंग्स छुपा सकें, तो वो एक्चुअली एक फॉल्टी पॉइंट है. आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि प्राइवेसी से आप
आपको क्या क्या मिलता है? इट अलाउज यू टू डेवलप आइडियाज विदाउट एक्सटर्नल जजमेंट. It allows you to make mistakes by doing experiments without having a permanent record in the digital system कि हाँ आपने उस टाइम ये मिस्टेक करी थी. It allows you to have intimate relationships with other people without the government always knowing about it. Because relationships of any kind, either romantic or friendships, it's a private matter. Why should the government be aware about it? सो ये डिसमेंटल कर रहे थे, ये डैनियल सोलोवे ने इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे हैं काफ़ी, ठीक है. एंड इट अलाउज द आर्ग्यूमेंट टू बी रेडी. सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक आर्ग्यूमेंट अगर मेरे माइंड में कुछ आया, ठीक है, नेट ग्रिड को लेकर आया, मैं अगर पहले 1-2 दिन में ही वीडियो बना देता, इट वुड हैव बीन सो नाइव, बहुत बचकानी वीडियो होती वो. मुझे 1.5 महीने की रिसर्च जब मैंने करी, उसके बाद मैं आपके सामने आर्ग्यूमेंट दे पा रहा हूँ, वो एक मच मोर इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट है. अगर एक इनिशियल फेज पे ही आर्ग्यूमेंट को फ्लैग कर दिया जाता कि यार ये टॉपिक पे तो बात ही नहीं करनी, या हर वक्त एक कंटिन्यूस डर रहता कि सर्विलेंस का कि यार अगर मैंने नेट ग्रिड पे वीडियो बना दी तो कुछ हो जाएगा, तो जब तक मेरा आर्ग्यूमेंट पूरी तरह डेवलप हो पाता, उसमें पूरा नुआंस आ पाता, तब तक तो आर्ग्यूमेंट डेड ही हो चुका होता ना. So it does not allow the arguments to develop. A surveillance state does not allow it. यार आपको याद होगा कि when you were like 20, 21, 18, 19, basically late college days और early job days में, you would remember यार कहीं भी जाते हो, कब वापस आओगे घर, ये सब अपने घर पे माँ बाप को बता के जाना पड़ता था. Remember that? Now you know that you're not doing anything wrong, but that felt irritating ना. उससे गुस्सा आता था ना कि यार मैं हर चीज़ क्यों बता के जाऊँ. ये जिस तरीके की सोसाइटी हम बन रहे हैं ना, फिर से नियो फ्यूडल सोसाइटी जिस तरह हम बन रहे हैं, ये सरकार हमारा माया बाप ही बन गया है. बेसिकली दे विल हैव एक्सेस टू एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कि हम कहाँ जा रहे हैं. आपको ये सोच के गुस्सा नहीं आता? अगर अपने माँ बाप पे आपको गुस्सा आया उस उम्र में कि मुझे हर चीज़ बता के क्यों करनी होती है, व्हाई कांट आई टेक माई ओन डिसीजंस, तो आपको ये देखकर गुस्सा नहीं आता कि सरकार को हर चीज़ क्यों बतानी पड़ रही है. एंड सेकेंडली एक अंकल लॉजिक आता है ना. अंकल लोग एक चीज़ बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो छुपाने की क्या ज़रूरत है, हाँ करने दो सरकार को सर्वेलेंस. तो यार बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसा अगर आपके घर में ज़्यादा पैसा है ही नहीं तो घर पे ताले लगा क्यों रहे हो. ऐसी सो जाओ तो रात को दरवाजे बंद दरवाजे खोल के सो जाओ, क्या दिक्कत है. ताला लगाते हो ना रात को, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे बोलते हैं अंकल, अरे छुपाने की ज़रूरत नहीं है तो शर्ट क्यों पहन रहे हो, कपड़े क्यों पहन रहे हो, ऐसे चले जाओ अंकल लोगों की तरह बाहर बिना कपड़ों के. बाथरूम में अपने घर में जब नहाते हो तो भी तो चटकनी लगाते हो ना, लैच लगाते हो ना, क्यों लगाते हो. सड़क पे जाके नहा लो, क्या दिक्कत है. बिकॉज वो हमारी लाइफ, डेली लाइफ में प्राइवेसी की वैल्यू है, विच वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ. बिकॉज यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का जब भी चोगा ओढ़ लेता है ना कोई भी सिस्टम, वी स्टॉप क्वेश्चनिंग. हाँ, वहाँ पे जब नहाने की बात हो रही थी तो हमें प्राइवेसी याद आती है कि नहीं हमें चटकनी लगा के नहाना है, दरवाज़ा बंद करके नहाना है. वहाँ क्यों नहीं आ रहा कि प्राइवेसी की क्या ज़रूरत है. आप एक चीज़ देखो ना, जब किसी भी स्टेट के पास, किसी भी गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट सर्विलेंस होता है, एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, तो एब्सोल्यूटली मेंटली करप्ट हो जाते हैं. अगर नहीं ज़्यादा ध्यान आ रहा ना इन अंकल लोगों को, तो इन अंकल लोगों को वो 75 to 77 का दौर याद दिला देना, इंदिरा गांधी इमरजेंसी. हर चीज़ पे कंट्रोल था इंदिरा गांधी का, एंड क्या हुआ, दैट वाज वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स ऑफ आर कंट्री. मतलब मॉडर्न इंडिया का वो डार्केस्ट पीरियड्स में से आता है. तो गवर्नमेंट के हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल हो, ये भी सही नहीं है. गवर्नमेंट कौन रन कर रहा है, ह्यूमंस ही तो रन कर रहे हैं. और ह्यूमंस की टेंडेंसी है मेंटली करप्ट होना, कि जब बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, आपने सुना होगा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. और इस टॉपिक में मैं लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप एक चीज़ देखो, आप गवर्नमेंट करते रह रहे हो, इंडिविजुअल ऑफिसर्स के हाथ में भी तो ये सारा डेटा है. अगर आज किसी चलो रॉ, आईबी, ये तो एनएसए ऐसी एजेंसीज हैं जो आप लोगों को लगता है अरे यार
इनके ऊपर क्यों क्वेश्चन करें। अरे सिंपल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समझ लो, एनसीबी। इसमें तो कोई बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी नहीं आ गई। उसका कोई ऑफिसर है, उसके हाथ में सारा कंट्रोल है NADCRIT का। ही और शी कैन एक्सेस एवरी डेटा अबाउट एनी सिटीजन। अगर वो फॉरेन इंटेलिजेंस के द्वारा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो इफ चाइना वांट्स टू अटैक अ सर्टेन इंडिविजुअल, अ सर्टेन इंडियन इन आवर कंट्री, वो किसी एक नॉर्मल लेवल के ऑफिसर को इजीली हनी ट्रैप कर लेंगे और वो बेचारा वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा। वो हाँ आपके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देता रहेगा चुपचाप। आर वी फाइन विद दैट? टेरर मॉनिटरिंग तो एक चीज़ है। आप एक चीज़ सोचो, क्या ये सिस्टम पॉलिटिकल ऑपोजिशन को टारगेट करने के काम नहीं आ सकता? लॉयर्स को टारगेट करने के काम नहीं आ सकता? एक्टिविस्ट को टारगेट करने के काम नहीं आ सकता? या फिर जर्नलिस्ट को टारगेट करने के काम नहीं आ सकता? देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार बड़ी दयालु है, नॉट जस्ट दिस सरकार, एनी सरकार फॉर दैट मैटर, देन यू आर रॉन्ग। आई टेल यू हाउ। अभी कुछ 1-2 साल 2-3 साल पहले ही पेगासस की कंट्रोवर्सी हुई थी। आपको पता है इजरायली NSO ऑर्गेनाइजेशन ने पेगासस बनाया था, जो आपके सेलफोन में जाता है, बहुत छोटा सा वायरस की तरह, एंड इट कैन रिवील एवरीथिंग इन योर सेलफोन टू द गवर्नमेंट। दैट प्रूव्स कि गवर्नमेंट हैज एब्सोल्युटली नो morals, no hesitation in targeting people, because we saw in that controversy that many of the people targeted, in fact most of them, were journalists and opposition party leaders. तो ये कोई हमारे लिए नया नहीं है ये सोचना कि अरे गवर्नमेंट ईविल नहीं हो सकती। ईविल है, वो दिख रहा है। पेगासस कंट्रोवर्सी से दिख गया ना, तो NADCRIT से नहीं हो सकता क्या? सरकारी डॉक्यूमेंट्स खुद वेरीफाई कर रहे हैं, खुद अपने दिल्ली हाई, इसमें हाँ ये है ना, दिल्ली हाई कोर्ट के एफिडेविट में खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि यस वी आर मॉनिटरिंग 119 करोड़ इंडियन सिटीजन्स। अब आप एक चीज़ देखें कि इतने लोग ये मॉनिटर कर रहे हैं, और पहले किसके हाथ में था ये काम? 11 एजेंसीज, जिनका नाम मैंने आपको बताया। नाउ दिस गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दैट। अब यू डोंट नीड टू बी अ टॉप लेवल एजेंसी का बंदा, यू कैन, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के ऑफिसर्स तक ये एक्सटेंड करा जा चुका है। एक SP गोरखपुर में बैठकर तमिलनाडु के किसी भी इंसान की सारी डिटेल्स निकाल सकता है। यार ये SP कौन होते हैं? IPS ऑफिसर्स होते हैं ना। अगर UPSC क्लियर करा आपने, लेट्स से 23 साल की उम्र में, 7-8 साल 9 साल में आप SP बन गए IPS ऑफिसर बनने के बाद। What's your age? 30 to 35 years old। यार 30 से 35 साल का इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। क्या बात कर रहे हो यार, वो इतना यंग है और कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने जूनियर लेवल में, यस आई एम सेइंग कि SP बहुत जूनियर लेवल है, इतने ही जूनियर लेवल पे यू हैव द अथॉरिटी टू स्पाई लीगली over 119 crore Indian citizens. Is that even acceptable? No, not at all. NSA का प्रिज्म प्रोग्राम था US में, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन was a 29-year-old contractor working in Hawaii with the National Security Agency. He walked out with 1.7 million classified documents as a whistleblower और जाके मीडिया को दे दिए। Now you would think कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। नहीं, वो उन डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ था हाउ द गवर्नमेंट, द US गवर्नमेंट was asking tech companies, 4 of them being Microsoft, Google, Apple and Meta, Facebook back then, ठीक है, तो they were asking people's feeds, emails, who they talk to, their search histories। ये डीक्लासीफाई अनऑफिशियली कर दिया गया एक तरीके से, क्योंकि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लेके एडवर्ड स्नोडेन चला गया था, वो विसल ब्लोअर बन गया था। आप पढ़ना इसके बारे में, वरना कभी ना कभी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा एडवर्ड स्नोडेन के ऊपर। तो जब US में ऐसा हो सकता है,
द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी ऑफ कोर्स, एंड जहाँ पे डिसेंट की पावर हमारे यहाँ से तो वे ज़्यादा है। आपको नहीं लगता यहाँ पे ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता हमारे यहाँ? मतलब उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली दिखाया जा रहा था कि ये जो NSA का प्रिज्म प्रोग्राम था यूएस में, दिस वॉज क्लियरली डिजाइंड टू टारगेट फॉरेन नेशनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज डिजाइंड टू टारगेट फॉरेन नेशनल्स, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस लेना कि वो यूएस के इंटरेस्ट्स को कैसे हार्म करते हैं, एंड विद टाइम वो अपने ही सिटीजन्स मास लेवल पे उनको मॉनिटर करने लगे, उनके ऊपर सर्विलेंस करने लगे। तो यूएस में ऐसा हो सकता है तो यस, आई एम क्वाइट श्योर इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का 2018 का स्कैंडल पढ़ लेना इंटरनेट पर जाके। बेसिकली एक प्राइवेट फर्म है, आपके सोशल मीडिया फीड्स को एनालाइज करता है। उतना ही डेटा है उसके पास जितना आप सोशल मीडिया पे पुट आउट कर रहे हो। आपका सर्च एल्गोरिथम, सेव्स, लाइक्स, किसको शेयर करते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो, किस तरीके का कंटेंट देखते हो। उस स्कैंडल में ये क्लियरली पता चला है कि हाउ दिस स्कैंडल was used for वोटर मैनिपुलेशन टू फर्स्ट सी कि कौन सा वोटर किस तरह इन्फ्लुएंस्ड है, उसको अगर वो ऑपोजिशन पे इन्फ्लुएंस्ड है तो किस तरह उसको चेंज करके उसका ओपिनियन अपनी तरफ करना है। दिस वॉज क्लियरली एक्सपोज्ड इन 2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका केस। सो इफ दैट इज हैपनिंग देयर, व्हाई कांट इट हैपन इन नेटग्रिड? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये तो AI की मदद से ये लोग वो काम कर रहे थे, मशीन लर्निंग बैक देन ऑफ कोर्स, वो काम कर रहे थे कि जो डेटा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आपके बारे में अवेलेबल है। यार आप खुद ही सोचो, आपकी लाइफ का कितना % डेटा ही सोशल मीडिया पे अवेलेबल रखते हो। यहाँ तो नेटग्रिड में आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स से लेकर सब कुछ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग, वेयर यू गो, हु यू टॉक टू, सब कुछ पता है। तो अगर वो वोटर मैनिपुलेशन के लिए यूज़ हो सकता है सिर्फ आपकी सोशल मीडिया फीड्स से, तो ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है? आप सोचिए, अकेले में सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए, पर सोचिए ज़रूर। 1970s का ईस्ट जर्मनी स्टासी केस, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ईस्ट जर्मन मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी, द स्टासी, नोन एज द स्टासी, ठीक है, इन लोगों ने 91,000 स्टाफ ऑफिशियली एम्प्लॉय किया था एंड 189,000 अनऑफिशियली एम्प्लॉय किया था इन ईस्ट जर्मनी for surveillance and maintenance of records, just like NatGrid is doing. पता है कितने बड़े देश में 1.7 करोड़ की देश की आबादी में इतने लोगों को एम्प्लॉय किया गया था। तो और उसकी कितने नोटोरियस काम है, दैट ऑल्सो यू कैन रीड ऑनलाइन। सो अगर वो लोग इस लेवल पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं तो यहाँ का तो आप सोच ही लीजिए। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ। द स्टैसीज डिफाइनिंग कैपेबिलिटी वॉज, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, 1 सेकेंड, ज़ेर्स्टेसज़ंग, मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीनशॉट लगा होगा आपकी स्क्रीन पे। इट वॉज अ सिस्टमैटिक एंड मेथडोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिस्टेबलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिविजुअल्स डीम्ड पॉलिटिकली प्रॉब्लमैटिक बिकॉज दे वर पॉलिटिकली प्रॉब्लमैटिक का क्या मतलब होता है यार? इसका मतलब ये होता है कि दे हैव द पोटेंशियल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, और उनके ऊपर इतनी सर्वेलेंस इतने हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करके की जा रही थी। बिकॉज इवन बैक देन द गवर्नमेंट्स रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, the surveillance of political opponents for them to stay into power. It is very important. और आज की डेट का सबसे नोटोरियस सिस्टम ऑफ कोर्स नेटग्रिड नहीं है, आप सबने नाम सुना होगा, चाइना का सर्वेलेंस सिस्टम। सबसे बदनाम कंट्री है पूरी दुनिया में इस चीज़ को लेके। फेशियल रिकॉग्निशन, सोशल मीडिया फीड, इन सब के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग दैट इज एल्स देयर, जैसे नेटग्रिड में है ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग, वो सब भी इट यूजेस प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एल्गोरिथम्स। आप आज गलत काम नहीं भी करो, पर अगर स्टेट को लगता है कि कल आप ऐसा काम कर सकते हो जो गलत है, और गलत क्या है डेफिनेशन में स्टेट के हिसाब से, ऐसा काम जो स्टेट को क्वेश्चन कर ले, अगर ऐसा करते हो आप
तो द स्टेट सेंड्स यू टू री एजुकेशन कैंप्स इन चाइना। वहाँ पे क्या होता है, ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो वेल डॉक्यूमेंटेड ओवर द वर्ल्ड। सो और ये सिस्टम एक दिन में नहीं बना है। वो सिस्टम, चाइना का सर्वेलेंस सिस्टम भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ था जैसे नेट ग्रिड हुआ है, बस एक स्टेप आगे बढ़ता गया लीगली परमिशंस लेते हुए कि हाँ क्या हम इस चीज़ को भी सर्वेलेंस कर सकते हैं, हाँ इसको भी कर सकते हैं, हाँ इसको भी कर सकते हैं। एक चीज़ बढ़ाते चला गया और बढ़ाते चले हुए में आज वो किस हाल में पहुंच गया है आप देखिए, सबसे बदनाम है पूरी दुनिया में। डू वी रियली वांट कि इंडिया भी उसी लेवल तक जाए? पास्ट वार्निंग्स की अगर बात कर ही रहा हूँ मैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे अपना लास्ट केस रखना पड़ेगा, द पुत्तास्वामी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट 2017 इंडियन सुप्रीम कोर्ट यूनानिमस जजमेंट था इन द केस जस्टिस के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इफ यू लुक क्लोजली माय फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जितना बताया है नेट ग्रिड में, डोंट यू थिंक प्राइवेसी इज बीइंग ब्रूटली ब्रीच्ड? ब्रीच तो बहुत ही एक सॉफ्ट वर्ड हो गया जो कर रहे हैं ये लोग प्राइवेसी के साथ। आई कांट इवन यूज दैट वर्ड, ठीक है। सो डोंट यू थिंक इन अकॉर्डेंस टू दैट जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है 2017 में कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, डोंट यू थिंक नेट ग्रिड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? We must question, is privacy necessary for freedom? Not just as a legal matter, but also as a matter of human behavior. इसके ऊपर फिलोसफर हैना आर्डेंट ने रिसर्च करी और बोला कि विदाउट अ प्राइवेट स्फेयर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, without a private sphere, a domain of thought, relationship and self-development shielded from public scrutiny, the public can never be fully free. आप खुद सोचो ना यार, इसको अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल देख लो थोड़ा इंडियन देसी वे में। अगर आपको कोई बिग बॉस के घर में डालते हैं जहाँ आपके यहाँ माइक लटका हुआ है, हर वक्त हंड्रेड्स ऑफ कैमराज आपको मॉनिटर कर रहे हैं और इतने सिटीजन्स आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, do you really think you can be very free? Will you really act the way you are acting right now? No, you won't. आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, उनको फॉर्म होने में टाइम लगता है। अगर मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं पहले दिन ही जाके बकनी दूंगा इंटरनेट पे या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उसको फॉर्म होने में टाइम लगता है। अगर मुझे पहले दिन से ही पता है कि मेरे ऊपर सर्वेलेंस हो रहा है, तो डू यू थिंक कि उस आर्ग्यूमेंट को डेमोक्रेटिकली फॉर्म होने की स्पेस मिलेगी, या मैं खुद को सेल्फ सेंसर करता रहूँगा? इट्स नॉट द सर्वेलेंस दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट इज़ द फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम बीइंग continuously monitored. It changes your behavior pattern. We are being watched at every step. But what is important to understand and to question at the very last moment of this video is who watches the watchers, because जुडिशल ओवरसाइट इसमें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एफिडेविट में क्लियरली लिखा है कि जुडिशरी इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। एक ऑफिसर आपके ऊपर सर्विलेंस कर रहा है, इसके ऊपर आप कोर्ट नहीं जा सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, ना कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकता है। बेसिकली your whole life का digital map is in the hands of the government and there's nothing you can do about it. You are being watched and the watchers, they are not being watched. There is no system of checks or balances.